Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and in best of your mental health. मैंने दुआ इसलिए की है या उम्मीद इसलिए की है ताकि ये टॉपिक जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप आसानी से समझ सकते हो। आए हम खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 10 में सेंट्रल डॉगमा या सेंट्रल आर्किटेक्चर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह को डिस्कस किया था। यू नो इट इज़ माय हैबिट कि मैं अगर कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग हो तो मैं पिछली बात को थोड़ा सा साथ लेके चलता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर हो सकता हो। आइए हम इस तरह करते हैं कि आज हम पुराना टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर नए टॉपिक की बुनियाद रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात हुई थी सेंट्रल डॉगमा की, तो क्यों ना पुरानी याद को ताज़ा किया जाए। तो उसमें आपको याद होगा हमने बोला था कि बेसिकली वी हैव अ मास्टर कॉपी एंड दैट वेरी मास्टर कॉपी इज कॉल्ड एज डीएनए। आपको याद होगा मैंने एक कलर्ड हैवी प्राइस, एक अच्छी प्राइस वाली कलर्ड बुक की को मिसाल दी थी। और हम करते क्या है कि हम इस पर्टिकुलर डीएनए को नमूना उस्वा टेम्पलेट के तौर पे लेते हैं और फिर उसके बाद इससे बनाते हैं व्हाट आरएनए। क्या बनाते हैं हमारे स्टूडेंट्स? आरएनए। और मैंने आपको याद है बताया था कि अगर तो मैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड की एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी करूं तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर लाइन को, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसी जबान में किसी और अंदाज से लिखें। शायद आप इसे अगर उर्दू की सेंस में समझना चाहें तो शायद हम इसकी सलीस कर रहे हैं, राइट। तो मैंने डीएनए की सलीस की, उसको ट्रांसक्राइब किया या उसको किसी और वे में लिखा, तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास? आरएनए। आपको समझाने की गर्ज से बात करता हूं कि जो आप लोगों का रिजल्ट कार्ड होता है ये भी एक एविडेंस होता है किसी तरह के आपने फॉर एग्जांपल एमफिल कर लिया या पीएचडी कर लिया या आपने बीएससी एमएससी कर ली है, लेकिन ये एक्चुअल डिग्री नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्ट होता है। एक्चुअल डिग्री आपको बाद में मिलती है। तो जाहिर है वो आपके डिग्री क्वालिफाई करने को किसी और अंदाज में लिखा गया होता है, इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स लिखा गया होता है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स लिखा गया होता है, इन टर्म्स ऑफ सेमेस्टर लिखा गया होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी है किसकी? डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। फिर मैं आपको याद होगा मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि अगर मैं डीएनए की एक डबल स्टैंडर्ड कॉपी ही करूं, मींस मैं डीएनए से डीएनए ही बनवाऊं, यानी कि मैं दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करूं, तो फिर ये प्रोसेस क्या कहलाता था? एग्जैक्टली, वेरी फाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? टू कॉपी, राइट। तो रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करने का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड की कॉपी करने का प्रोसेस। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आरएनए है हमारे स्टूडेंट्स, ये 3 तरह का हो सकता है। वन ऑफ देम वाज राइबोसोमल आरएनए, अदर वन इज मैसेंजर आरएनए एंड लास्ट वन इज ट्रांसफर आरएनए, राइट। यू नो वेरी वेल कि जब भी आप एब्रीविएशन लिखते हो तो उसके साथ डॉट लगाते हो। तो मैंने क्या है, राइबोसोमल के साथ डॉट लिखा है और बाकी ये आरएनए स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है। इट स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। और ये तीनों के तीनों एक ही प्रोसेस से बनते हैं एंड दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में मैं राइबोसोमल आरएनए भी बनवा सकता हूँ, मैसेंजर आरएनए भी बनवा सकता हूँ, ट्रांसफर आरएनए भी बनवा सकता हूँ, ठीक। उसके बाद हमने ये बात कही थी कि फिर हम इन तीनों की मदद से क्या बना सकते हैं? प्रोटीन। फिर हम इन तीनों की मदद से क्या करेंगे? प्रोटीन बनवाएंगे। तो जब माय डियर स्टूडेंट्स मैं प्रोटीन बनवा रहा हूं तो ये प्रोसेस कहलाता है व्हाट?
ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सवाल ये है कि इसे हम लोग ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज के ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जुमा। तो तर्जुमा आमतौर पर किसी और ज़बान में किया जाता है। तो ये ज़बान थी किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। और प्रोटीन की ज़बान क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो जब मैं न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अमाइनो एसिड की लैंग्वेज से बदल दूंगा तो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। इसका मतलब यह है कि नेचुरल process means central dogma consists of only three processes. Number 1 is replication. Number 2 is transcription. Number 3 is translation. Replication, transcription, translation. सवाल ये है कि ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? तो आंसर इज हमें चाहिए था सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ राइबोसोमल आरएनए की खूबियाँ। तो ये जो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास राइबोसोमल आरएनए है, ये उस वक्त बनता है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, राइट? इसकी मिसाल मैं आमतौर पर यूँ देता हूँ, आप ये समझें कि ये आपके घर का किचन है जहाँ पे आपने कुकिंग करनी है, चीज़ नई बनानी है, खाना नया बनाना है। तो क्या करोगे? आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जब भी हम नया घर बनाते हैं तो उसमें किचन ज़रूर बनाते हैं। तो यही समझ लो कि राइबोसोमल आरएनए हम उस वक्त बनाएंगे जब हम नया सेल बना रहे होंगे। बिकॉज कि जब मेरे पास राइबोसोमल आरएनए होगा तो ही मैं क्या बना सकता हूँ? राइबोसोम। और जब मेरे पास राइबोसोम होगा तो ही प्रोटीन बन सकती है। तो नेचर ने राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए को सबसे पहले बनवाया, राइट? तो जब मैं राइबोसोमल आरएनए बनवा लूंगा बहुत सारा, किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, तो फिर मैं उसके साथ मिला दूंगा राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो जब ये दो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो उनके मिलने से क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग डिवाइस और एपरेटस, यू नो वेरी वेल, इट इज़ कॉल्ड एज राइबोसोम। तो सबसे पहले ज़रूरत थी कि हम प्रोटीन बनाने वाली मशीन को बनाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज राइबोसोम। तो उसके लिए मुझे राइबोसोमल आरएनए को सबसे पहले बनवाना पड़ा। नाउ हम राइबोसोम्स को बनवा चुके हैं, ठीक है? लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक राइबोसोम है, इट इज समथिंग लाइक इट हैज गॉट 2 यूनिट्स, एक स्मॉलर और एक लार्जर। तो इसके ऊपर हम भेजते हैं किसको? मैसेंजर आरएनए को। सबसे पहले कौन इस्तेमाल हुआ था? नंबर 1 पे राइबोसोमल आरएनए। अब हम भेजेंगे इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए को। तो मैसेंजर आरएनए आके इसके ऊपर क्या करेगा? इस तरीके से बाइंड कर जाएगा। इसकी मिसाल मैं आमतौर पर यूँ देता हूँ, ये समझ लो कि जैसे कि एक एरोप्लेन आके अपनी गैलरी के साथ अटैच हो जाता है, अपने कॉरिडोर के साथ अटैच हो जाता है, या एक जो रेलवे ट्रेन है वो आके अपने प्लेटफॉर्म के साथ खड़ी हो जाती है ताकि मुसाफिर आसानी से उतर सकते हो और चढ़ सकते हो। यही बात यहाँ पर है कि एक लंबी सी ट्रेन है और वो एक कॉरिडोर के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट? राइबोसोम। अब इस राइबोसोम के ऊपर हम किसको भेजेंगे? थर्ड टाइप ऑफ आरएनए को, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? बात को समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने शुरू से ही आप लोगों के दिमाग के सही होने की दुआ की है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए आके दो काम करेगा। नंबर 1 इज डीकोडिंग, यानी कि वो उस बात को समझेगा जो खुफिया, कोड क्या होता है? खुफिया, यू कैन से पासवर्ड इज समथिंग लाइक अ कोड। तो खुफिया जो पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से जो राइबोसोम के पास पहुंच चुका है, किस फॉर्म में? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली अ खुफिया पैगाम, इज अ कोडेड मैसेज। तो इस पर्टिकुलर कोडेड मैसेज को, जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, क्या क्यों होता है अब आप डिस्कस करेंगे। तो इस मैसेंजर आरएनए पे पाए जाने वाले खुफिया पैगाम को डीकोड करना, ये किसका काम है? ट्रांसफर आरएनए का। नॉट ओनली उसे डीकोड करेगा बल्कि डिकोड करने के बाद रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड ला के इस राइबोसोम में प्रेजेंट राइबोसोमल आरएनए को देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने वाली बात है, मुश्किल हरगिज नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। हमने ये क्या बात की है कि सबसे पहले हम राइबोसोमल आरएनए लेंगे, उसको बनाएंगे नंबर 1 पे, और उसके साथ मिलाएंगे राइबोसोमल प्रोटीन और बना देंगे राइबोसोम्स। कब? जब नया सेल बनेगा। तो राइबोसोम्स तब बनते हैं कि जब नया सेल बन रहा होता है, राइट? आप नए घर में नए किस्म के एनालॉजी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। वंस वी हैव मेड राइबोसोम, तो हम क्या करेंगे कि फिर जो प्रोटीन बनवानी होगी उसका बनाएंगे मैसेंजर आरएनए और उसे हम भेज देंगे राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम
खुद से मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने एक डिकोडर भी भेज दिया साथ, बिकॉज के मैसेजर आरएनए एक कोडेड मैसेज होता है। तो इसको डिकोड कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इसको डिकोड करेगा, देखेगा कि इस कोड में किस अमाइनो एसिड के बारे में पैगाम दिया गया है। It may be, for example, lysine, it may be, for example, arginine, it may be leucine, it may be isoleucine, it may be threonine, it may be whatever. तो यहाँ पे मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के मैसेजेस हैं जिसको राइबोसोम नहीं समझ सकता। इसको समझने का काम किसके पास है, डिकोडर के पास। और डिकोडर कौन है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए सिंपल डिकोडर नहीं है बल्कि प्रोवाइडर भी है। वो नॉट ओनली इस मैसेज को डिकोड करता है बल्कि डिकोड करने के बाद जो अमाइनो एसिड कहा गया है वो ला के राइबोसोम को देता है। अब राइबोसोम के पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए, जो बेसिकली इन अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन तैयार करता है। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड होना चाहिए और कौन सा अमाइनो एसिड सप्लाई करना है, ये दोनों जिम्मेदारियां हमारे इस ट्रांसफर आरएनए की है। और अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में ट्रांसफर आरएनए की शक्ल देखें तो पता चलेगा कि इट्स शेप इज समथिंग लाइक अ क्लोवर लीफ। ठीक है, मैं क्लोवर लीफ की हम बात, लौंग के पत्ते की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो नजर आएगा कि इसके अंदर दो चीजें बड़ी अहम हैं। उनमें से एक को हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन। अब एंटीकोडोन क्या है, एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए का वो वाला एंड है जो मैसेंजर आरएनए के साथ आके बाइंड होता है। मैसेंजर आरएनए पे क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली कोड। तो उसको रीड करने वाला क्या होगा, एंटीकोड। तो एंटीकोडोन बेसिकली कहाँ लाई करता है, ट्रांसफर आरएनए के पास। कोडोन कहाँ लाई करता है, मैसेंजर आरएनए के पास। तो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट कोडोन को एंटी फॉर्म में, ऑपोजिट फॉर्म में पढ़ता है कौन, ट्रांसफर आरएनए। और फिर वो स्विम इनटू द साइटोप्लाज्म एंड ब्रिंग द कोरेस्पॉन्डिंग व्हाट, अमाइनो एसिड। वो लाके किसको दे देगा, राइबोसोम को। राइबोसोम क्या करेगा, उनको आपस में जोड़ के प्रोटीन बनवा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इसकी गारंटी या एश्योरेंस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, very very important adapter molecule that is going to adapt itself to bring the very very specific amino acid and fetch it and give it to the ribosomes. तो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स सेंट्रल डॉगमा ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों की दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। राइबोसोमल आरएनए भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो राइबोसोम कैसे बनेंगे। मैसेंजर आरएनए बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो हमारी प्रोटीन बनने का मैसेज कहाँ से आएगा। और ट्रांसफर आरएनए जिसके अभी हमने इतने कसीदे किए हैं, अगर ये नहीं होगा तो जाहिर है ना तो मैसेज डिकोड होगा और ना ही हमें कोरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड अवेलेबल होंगे। तो इस रेफरेंस से ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि नेचर डीएनए से आरएनए कैसे बनवाती है। बेसिकली यही आज हमारा टारगेट है या हमारा टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या प्रोसेस है कि आप लोगों के पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और आपने डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में देखा था कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोगों ने कहना कि हमारे स्टूडेंट्स कि आपने इससे आरएनए बनवाना है। क्या बनाना है हमारे डियर स्टूडेंट्स, आरएनए। और आरएनए हमेशा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर डीएनए मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड है, चले बनाते हैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है, दैट इज 3 बार टू 5 बार। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि व्हाट इज मेंट बाय 3 बार टू 5 बार। इसका मतलब ये है कि इसका OH ऊपर वाली साइड पर है और 5 एंड पे अटैच फॉस्फेट नीचे वाली साइड पर है। और इसके साथ एक और स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है, दैट इज समवेयर हियर। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है, 5 बार टू 3 बार।
पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई मुश्किल नहीं आप लोगों के लिए कि ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के जो कि एंटी पैरेलल हैं। मतलब ये कि ये हैं तो पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन ओपोजिट है, इसलिए हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। अब होना क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों ने इन स्ट्रैंड्स को खोल देना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस स्ट्रैंड को खोल देते हैं। तो जब मैं इसे खोलूंगा तो एक स्ट्रैंड मेरे पास ये बन जाएगा और एक स्ट्रैंड मेरे पास ये बन जाएगा, दिस वन। राइट, 3 बार 5 बार। और इससे रिडक्शन क्या थी मेरे पास माय स्टूडेंट्स, 5 बार टू 3 बार, और दरम्यान में लगा देते हैं प्लस, ताकि पता चल जाए कि दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए हैं, अलहदा अलहदा हो गए। इनमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। माय डियर स्टूडेंट्स, बात को गौर से सुनेंगे बिकॉज कि आप लोगों की बुक ने आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज किया हो। हालांकि ये कोई मुश्किल या कंफ्यूज होने वाली बात हरगिज भी नहीं। इनमें से दो स्ट्रैंड है, एक है 3 बार टू 5 बार और एक है 5 बार टू 3 बार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन याद हो, अगर याद हो, जो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आई थिंक शुड वेरी पॉजिटिवली अबाउट यू, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब मैं डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करता हूं तो एक स्ट्रैंड की कॉपी कॉन्टिन्यूस होती है और एक स्ट्रैंड की कॉपी डिसकॉन्टिन्यूस वे में ओकाजाकी फ्रैगमेंट के थ्रू हो रही होती है। राइट, एक स्ट्रैंड की कॉपी कैसी थी, कॉन्टिन्यूस। किसी को याद है आप में से कि किस स्ट्रैंड की कॉपी कॉन्टिन्यूस होती है? एग्जैक्टली 3 बार टू 5 बार की कॉपी हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। और मैंने आपको इस रीजन ये बताई थी कि इस वाले केस में जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डेवलप हो रहा होता है उसके अंदर कार्बन नंबर 3 हमेशा अवेलेबल है टू ग्रो कॉन्टिन्यूसली। राइट, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड की कॉपी जो कि 3 बार टू 5 बार होता है, किस प्रोसेस में, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस में इसकी कॉपी कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन इस स्ट्रैंड की कॉपी कैसी हुई थी, डिसकॉन्टिन्यूस। राइट, तो आपका क्या ख्याल है, जिस स्ट्रैंड की कॉपी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए उसी से एमआरएनए बनना चाहिए या जिसकी कॉपी डिसकॉन्टिन्यूस होती है? तो वेरी राइट, लॉजिकली तो जिस स्ट्रैंड की कॉपी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए उसी स्ट्रैंड का क्या होना चाहिए, टेम्पलेट होना चाहिए डीएनए के अंदर। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस स्ट्रैंड की कॉपी कॉन्टिन्यूसली होती है हमेशा उसी स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो 3 बार टू 5 बार वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो लिखते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का नाम, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड बिकॉज के इसकी कॉपी कॉन्टिन्यूस हो सकती है और इसी के अंदर बेसिकली कोड के ओपोजिट क्या प्रेजेंट है, सीक्वेंस। ये बात बड़ी टर्निंग पॉइंट वाली है, इसलिए आई नीड योर अटेंशन कि टेम्पलेट स्ट्रैंड में एक्चुअली जीन के ओपोजिट क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यू नो, चलिए आप ये लिखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको याद है कि हम यू लिखते हैं कि यहाँ ए टी जी ए जी और सी के सीक्वेंसेस। इट इज जस्ट आर्बिट्ररी, मैंने वैसे सिलेक्ट कर लिया, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने वैसे लिख दी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, जाहिर है यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा, राइट, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पे जी होगा। राइट, इस स्ट्रैंड की ऑपोजिट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, इट इज द एक्चुअल जीन।
it is the actual code of the information. Therefore this strand is called as coding strand. This is called as what? Coding strand. In fact जो चीज हमने बनवानी है वो यहां प्रेजेंट, लेकिन इसकी कॉपी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती, लिहाजा हम इसकी कॉपी करते भी नहीं, और कॉपी करेंगे तो कॉपी इस जैसी बनेगी, और जब कॉपी जैसी बनेगी तो सीक्वेंस ही क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे बनने वाली प्रोटीन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसलिए हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी नहीं करते, बल्कि एक नॉन सेंस वे में एंटी सेंस स्ट्रैंड की कॉपी करते हैं, राइट? कोडिंग, इनफैक्ट कोडिंग ये है, लेकिन हम उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड की कॉपी करें, इसलिए बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस बनती तो नहीं है, राइट? लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉजिकल और सेंसिबल बात है कि अगर मैं इस स्ट्रैंड की कॉपी करूंगा तो एग्जैक्ट जेनेटिक कोड बनेगा किसका? मैसेंजर आरएनए का। तो मैसेंजर आरएनए का कोड वही होगा जो एक्चुअली हमारे कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, आखिरी दफा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा 3 बार टू 5 बार स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज कि हम इस स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूसली कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात है, अदार बुल इज़्ज़त ने क्या कैरेक्टर की हुई है कि इनफैक्ट कोड इसके अंदर नहीं रखा हुआ, कोड इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में रखा है, इसलिए हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। फिर तीसरी बात हमारे पास ये है कि जब मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनवाऊंगा तो उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि हमारे इस कोडेड डीएनए के अंदर है। देयरफॉर मैसेंजर आरएनए हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड का होता है, कोडिंग स्ट्रैंड का नहीं होता, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, जो आप लोगों को पहले से पता है कि आरएनए में और डीएनए में बेसिक फर्क क्या था। 2 फर्क थे, आपको याद होगा कि हमारे डीएनए में जो राइबोज शुगर्स थी वो क्या थी? डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेकिन आरएनए में होती है राइबोज शुगर। पढ़ाया हुआ है बहुत दफा, चैप्टर नंबर 2 याद करें। अब हम बात करें हैं अगली कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करके एक कोडिंग स्ट्रैंड जैसा क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोम आरएनए, तो इसके सीक्वेंसेस बिल्कुल इस जैसे होंगे एक्सेप्ट वन थिंग। आपको याद है लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर दोबारा इन्फोर्स करता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि जो था हमारा डीएनए, जो हमारा डीएनए था उसमें क्या था? ATGC, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। इफ यू वांट टू सी मी यू कैन कम एट GC, राइट? और जहां तक बात थी आप लोगों के किसकी बात स्टूडेंट्स? आरएनए की। तो आरएनए के अंदर आपको याद है, आरएनए के अंदर आपको याद है कि एडेनिन तो होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता है आप लोगों को कि हमारे आरएनए में एडेनिन इज एब्सेंट, हमारे आरएनए में यूरासिल इज प्रेजेंट। तो फिर जब मैं इस स्ट्रैंड की कॉपी करूंगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे चल यहां लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पे बनेगी एक कॉपी। ये कॉपी मैंने डेलिबरेटली ब्लू से बनाई है ताकि मैंने यहां पे आरएनए भी ब्लू से लिखा हुआ था। देयर शुड बी अ कोरिलेशन बिटवीन द फ्लो ऑफ नॉलेज। तो इस ए के मुकाबले में क्या टी लिखूं? अगर मैंने माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आरएनए बनाना हो तो क्या ख्याल है, मैं इस ए के मुकाबले पे टी लिखूं? क्या आरएनए में टी होता है? तो आंसर इज नो। तो फिर ए के मुकाबले पे क्या आएगा? यू, राइट? टी के मुकाबले पे क्या आएगा? ए के मुकाबले पे आएगा यू, टी के मुकाबले पे आएगा ए, जी के मुकाबले पे सी, ए के मुकाबले पे यू, टी के मुकाबले पे ए के मुकाबले पे यू, जी के मुकाबले पे सी और सी के मुकाबले पे जी। बात समझ आई? ये जो मैंने बनाया है नया सिंगल स्ट्रैंड, किसका? जाहिर है आरएनए का। तो देखो वो बिल्कुल उसका जेनेटिक कोड और इस स्ट्रैंड का जेनेटिक कोड एक जैसा है, नो डिफरेंस एट ऑल। देयरफॉर दिस 5 बार 3 बार इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। एक्चुअल कोड तो इसके अंदर है, प्रोटीन तो इस जैसी बदनी है, इसको तो हमने सिर्फ इसे रख दिया है यहाँ पे ताकि कॉपी कंटिन्यूस हो सकती हो। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को यहां से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? और उसके बाद इन 2 स्ट्रैंड्स को दोबारा से आपस में मिला देंगे और दोबारा से कॉइल कर देंगे।
तो पहला जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है जो आपको समझना है वो ये है कि हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हम लोग अनकॉइल कर लेते हैं। अनकॉइल करने के बाद हमारे पास एंजाइम्स आते हैं जो उसके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन। एनिमेशन देखते हैं, आपको यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। लुक एट दिस के ये मेरे पास क्या है, एक डीएनए। यू आर लुकिंग एट कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लुक एट दिस एंजाइम, ये क्या कर रहा है कि ये इसके टर्न्स खोल रहा है, एंड दैट वेरी एंजाइम दैट इज गोइंग टू अनकॉइल द डीएनए इज कॉल्ड एज हेलिकेज। ठीक है, टर्न खोलने के बाद ये बन गया मेरे पास लेडर मॉडल ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे एंजाइम आएंगे एंडोन्यूक्लियसेस, और वो क्या करेंगे कि वो इन पर्टिकुलर डबल बॉन्ड्स को और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे, खोल दे, कट कर देंगे। जब ये सारे कट हो जाएंगे तो अब एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड और हमारा कोडिंग स्ट्रैंड ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। लुक एट दिस वेरी एनिमेशन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रैंड ऐसा जिसका नाम क्या है 3 बार टू 5 बार। ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिकॉज इसकी मैंने कॉपी करनी है। इसका दूसरा स्ट्रैंड कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज कि इसके अंदर एक्चुअल कोड मौजूद है जैसा कि मैसेंजर आरएनए में होना चाहिए। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हम 3 बार 5 बार की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप जरा साथ साथ पड़ी हुई बेसिस को देखकर आपको नजर आएगा कि एक्सेप्ट यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मैसेंजर आरएनए एंड कोडिंग स्ट्रैंड। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहां से बाहर निकाल लेंगे और ये बन जाएगा हमारा आरएनए। तो डिड्यूस हमने ये किया कि हमेशा 3 बार टू 5 बार की कॉपी होती है, लेकिन एक्चुअली ये किस जैसी होती है, एग्जैक्टली 5 बार 3 बार जैसी होती है। देयरफॉर 3 बार 5 बार इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 बार 3 बार इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। इतनी दफा रिपीट होने के बाद तो आपको ये बात अजबर हो जानी चाहिए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे इस बुक में और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर गए हैं कि बेसिकली व्हाट इज रेप्लिकेशन, कॉपिंग ऑफ डीएनए टू डीएनए, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, कॉपिंग डीएनए टू आरएनए, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट वाज कि हमारे हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी होती है दैट इज आल्सो नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड, और हम कॉपी कोडिंग स्ट्रैंड जैसी करते हैं। राइट, और मैंने आपको बोला था कि कोडिंग स्ट्रैंड का डीएनए और मैसेंजर आरएनए का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, एक्सेप्ट कि हमारे आरएनए में यू इस्तेमाल होता है और डीएनए में टी इस्तेमाल हुआ था। राइट, अब आपको ये वाली बात भी याद है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आए हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पहले टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, क्या आप प्रोकैरियोट हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम तो यूकैरियोट हैं। पूछूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे सर आपने ही तो बताया था यू मीन्स मॉडर्न, हम तो मॉडर्न हैं। राइट, तो हम क्या हैं, यूकैरियोट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर यूकैरियोट्स। दे हैव गॉट अ डेफिनेट न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोकैरियोट है डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस। आपको याद होगा कि मैंने प्रोकैरियोट के बारे में बताया था कि उनके पास एक खास रीजन है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। तो उस न्यूक्लियोइड रीजन में बनता है 3 किस्म का आरएनए, जाहिर है मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल। ठीक है, तीनों किस्म का आरएनए बनता है न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन प्रोकैरियोट में there is only one RNA polymerase. There is only one, it is important, there is only one RNA polymerase, and this particular RNA polymerase is going to synthesize all 3 types of RNAs, means ribosomal RNA, then transfer RNA and then messenger RNA. तो तीनों किस्म के RNA एक ही पॉलीमरेज बनवाता है, किसमें, प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। What happened in case of eukaryotes? What happened in case of eukaryotes? यूकैरियोट्स के केस में ये होता है हमारे स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3 डिफरेंट आरएनए के लिए 3 डिफरेंट पॉलीमरेजेस हैं। सबसे पहले आता है पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 1, देन पॉलीमरेज 1 is going to synthesize ribosomal RNA, right? And then
Second one is known as polymerase 2. Polymerase 2, which synthesize messenger RNA. And last one is polymerase 3. Last one is polymerase 3, that is going to synthesize transfer RNA. तो यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट किस्म के पॉलीमरेजेस हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ एक किस्म का पॉलीमरेज ही तीनों किस्म के आरएनए बनवाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस होता कैसे है। दोबारा से वही एनिमेशन देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ आके क्या करेगा, कोरेस्पॉन्डिंग आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। अगर ये प्रोकैरियोट है तो एक ही, और अगर यूकैरियोट हुआ तो मे बी पॉलीमरेज 1, मे बी पॉलीमरेज 2, मे बी आरएनए पॉलीमरेज 3, कोई भी हो सकता है। सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर अगर आके आरएनए अटैच होना है, आरएनए पॉलीमरेज से अटैच होना है, तो उसे कैसे पता चले कि मैंने कहाँ के बाइंड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया हुआ है, बहुत खूबसूरत इंजीनियरिंग की हुई है। क्या कि इस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर खास अट्रैक्टिव सेंटर्स बना दिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और सिंपल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ऑफ द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट, सॉरी, राइट। तो बात ये हो रही है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। ये कंजर्व्ड सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होते, और आरएनए पॉलीमरेजेस हमेशा इन्हीं सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। जब उन्हें वो सीक्वेंस मिल जाते हैं तो वो आके उनके साथ बाइंड कर लेते हैं। ये वाले सीक्वेंसेस कहाँ पाए जाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बोर्ड पे देखें क्या होता है। लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, राइट। इस स्ट्रैंड के मैंने क्या किया है कि मैंने 3 हिस्से बना दिए। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 3 हिस्से बना दिए। एक, लुक एट दिस, 2 एंड लुक एट दिस 3, 3 हिस्से बना दिए। ये वो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट है, 0, राइट। यहां से एक्चुअली हमारी जीन की कोडिंग स्टार्ट हो जाती है और यहां पे आके खत्म हो जाती है। से हम इसे नाम देते हैं 100, से हम इसे नाम देते हैं 100। तो 0 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड तक का जो सीक्वेंस है मेरे पास, ये किसका है, ये इनफैक्ट जीन है, दैट इज द एक्चुअल जीन, राइट। इट मे बी द स्ट्रक्चरल जीन, इट मे बी द फंक्शनल जीन, बाहर इट इज द जीन। इस जीन का जो पहले वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम इसे, डाउनस्ट्रीम। तो इस पर्टिकुलर डाउनस्ट्रीम एरिया में पाया जाता है क्या, खास सीक्वेंस। बात को गौर से सुने, समझने वाली बात कि भाई अगर 0 के मैं इधर मूव करूंगा तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, हम उसे माइनस में शो कर रहे होते हैं। यू नो कि समवेयर हियर इज -10, somewhere here is -20, somewhere here is -30, somewhere here is -40, blah blah blah, ऐसे हम चल रहे हैं। तो as we move away from 0 तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो -10, -20, -30, -40, -50 आगे आगे चलते। तो इस पर्टिकुलर जोन को हम कहते क्या है, डाउन स्ट्रीम। तो जहां से जीन स्टार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के आपको एक और अंदाजा हो रहा है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को 3 स्टेप्स में पढ़ना चाहते हैं। ये पहला स्टेप है जिसमें हम लोगों ने रेप्लिकेशन की बेस बनानी है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। यानी कि हम रेप्लिकेशन को भी 3 प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन को भी 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इज इनिशिएशन, नंबर 2 इज इलॉन्गेशन एंड नंबर 3 इज टर्मिनेशन। लिख देते हैं ताकि आप भूले नहीं। इस वाले जीन से, इस वाले पार्ट से हमने करवानी है क्या, इख्तिताम,
that is called as टर्मिनेशन, राइट। और इस वाले पार्ट पे हम लोगों ने क्या करवानी है, इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन। और इस वाले पार्ट से हमें क्या करवानी है, इनिशिएशन। राइट, तो स्टार्ट में यहां से लेना है। स्टार्ट कैसे लेंगे कि जब मैं इस पर्टिकुलर डीएनए के साथ ला के अपने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाऊंगा। दिस वेरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसने आके हमारे डीएनए के साथ बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन में खास सीक्वेंसेस हैं, कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर ऑपरेटर एरियाज। इन पर्टिकुलर प्रोमोटर ऑपरेटर एरियाज में कंजर्व्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज TT GACA and other one is TAT, राइट। व्हेन वी वर स्टडिंग, तो हमें ये शौक हुआ कि हम इसकी एब्रिविएशन बनाएं या कुछ उसके लिए एक छोटी सी पॉइंट बनाए याद करने के लिए। तो जो हमने नाम याद किया था दैट वाज TT गासा, GACA गासा। सो TT गासा अगर आपने याद रखना हो तो TT गासा को देखकर और टाटा एट, यानी कि मैंने अपने दोस्त को टाटा किया, बाय बाय किया, किसके ऊपर, एट रेलवे स्टेशन और एट एयरपोर्ट व्हाटएवर। सो टाटा एट TT गासा, इन दो सीक्वेंसेस को देखकर आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आके बाइंड कर जाता है। फिर इसके बाद यहां पे एक फैक्टर लगा होता है माय डियर स्टूडेंट, समथिंग लाइक इट, ये समझ लें, समथिंग लाइक इट। यहाँ पे एक, अगर आप कभी किसी कंटोनमेंट एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा कि उसकी एंट्री से पहले चौकी बनी होती है, राइट, वो आपको चेक करती है फिर आगे जाने देती है। सो दैट वेरी चेक पॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर एंड दैट वेरी चेक पॉइंट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। इस सिग्मा फैक्टर का जिम्मे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने कभी रेस देखी हो मोटर बाइक की या कार की, तो वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि हर एक जो राइडर है वो अपनी सही पोजीशन पे और लाइन से पीछे खड़ा हो। इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर अलाइनमेंट, जो हमारी कॉम में बिल्कुल नजर नहीं आती, खासतौर पे इशारों के ऊपर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। तो हम बात ये कर रहे हैं कि करेक्ट अलाइनमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर करेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगी तो हमारे पास बड़ी सीवियर किस्म की म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिग्मा फैक्टर कि इलॉन्गेशन के टाइम पर ये दोनों चीजें कैसी हों, अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर। वंस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और ये इंश्योर कर लिया गया कि अब इसकी बाइंडिंग बिल्कुल सही है, अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। जब सिग्मा फैक्टर यहां से हट जाएगा तो अब आपको इजाजत है आरएनए पॉलीमरेज साहब कि आप अपनी मर्जी से अपने रेट पे काम कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज साहब हैं, ये हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखते हुए क्या करते हैं, इलॉन्गेट करते हैं। इलॉन्गेशन होती रहती है जब तक कि हमारे पास जीन का कोड खत्म नहीं हो जाता। जो ही जीन का कोड खत्म होगा तो आगे सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन। ये तीनों की जो चीजें कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर प्रेजेंट हैं। इनिशिएशन कोडॉन भी, इलॉन्गेशन भी और टर्मिनेशन भी। टर्मिनेशन का मैसेज हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चले कि अब मुझे मजीद आरएनए नहीं बनाना। तो उसके रीजन ने क्या किया हुआ है, आप लोगों के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे टर्मिनेशन सिग्नल्स दे दिए हुए हैं। ये टर्मिनेशन सिग्नल क्या है, दे आर वेरी वेरी रिच इन GC सीक्वेंसेस, राइट। तो जब हमारे पास ये वाले सीक्वेंसेस आते हैं तो हमारा आरएनए फोड़ना शुरू हो जाता है और वो GC हेयर पिन लूप बनाता है। उसके लिए आप इस एनिमेशन को देखें, लुक एट दिस, कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। लेकिन जूं ही क्या होता है, ये वाला सीक्वेंस आता है हमारे पास, तो यहाँ पर G और C आपस में बाइंड होना शुरू हो गई हैं और दे आर नॉट अलाउइंग दिस आरएनए पॉलीमरेज टू गो फॉरवर्ड। तो ये सिग्नल होता है कि अब मजीद आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करने, राइट।
तो उसके बाद ये सारी की सारी सेल में डिसअसेंबल हो जाती है और इस पर्टिकुलर बबल में से आरएनए बाहर निकल आता है। तो जिस पर्टिकुलर बबल में ये प्रोसेस चल रहा था दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल, और इसके एक होल में से आरएनए आ गया बाहर। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, आउट। आरएनए पॉलीमरेज के आउट होने के बाद अब क्या होगा, दोबारा से हेलिकेजेस आएंगे, वो इस पर्टिकुलर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में दोबारा से बंद कर देंगे और बंद करके सेव कर लेंगे डीएनए को। तो फोटोकॉपी आ गई बाहर। उस फोटोकॉपी का नाम क्या था, एग्जैक्टली आरएनए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने दो ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, उनमें से एक का नाम क्या था, प्रोकैरियोट, एक का नाम क्या था, यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट के केस में तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी हम लोगों ने आरएनए को बनवाया, इसे जल्दी से न्यूक्लियोटाइड रीजन में से साइटोप्लाज्म के पास भेजा और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन जो हमारा यूकैरियोट है उस वाले केस में ऐसा नहीं होता। उस वाले केस में इस न्यूली सिंथेसाइज्ड इमेच्योर आरएनए को बहुत से एंजाइम से खतरा है। आपको पता है कि हमारे अपने न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूक्लियेजेस का नाम देते हैं, जो हमारे सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करने वाले डिफरेंट टाइप्स के वायरल डीएनए को और बैक्टीरियल डीएनए को चॉप ऑफ करते, उन्हें इनएक्टिव करते रहते हैं। यस, पे सलाम एंड ट्रिब्यूट टू दीज पर्टिकुलर एंजाइम्स के जो हमारे अपने डीएनए के को डिफेंड कर रहे हैं और फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, चॉप ऑफ करके वहां से भगा देते हैं। लेकिन ये वाला एंजाइम किसी खास मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा होता है कि ये हमारे जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करता है। तो क्या हमारे आरएनए में फॉस्फेट बॉन्ड्स नहीं है, तो डेफिनेटली हैं। तो हमारा आरएनए भी उतना ही इन पर्टिकुलर एंजाइम से क्या है, वल्नरेबल है, इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं ये वाले एंजाइम। तो नेचर ने क्या किया कि राइट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, मींस हम बात कर रहे हैं अभी न्यूली मेड आरएनए की, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्री आरएनए, इसे हम लोग प्री आरएनए भी बोलते हैं। इट में भी प्री एमआरएनए, इट में भी प्री टीआरएनए, इट में भी प्री आरएनए, आरआरएनए। तो किसी भी आरएनए की बात हो रही है। नेचर ने क्या किया, इसके बनने के फौरन बाद इसको दोनों तरफ से क्या कर दिया, महफूज कर दिया। कैसे, लुक एट दिस, आपके लिए एक नाम लिख रहा हूं, इसका नाम होता है माय डियर स्टूडेंट 7-मिथाइल जीटीपी, 7-मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7-मिथाइल जीटीपी। क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी पोजीशन नंबर 7 पे क्या लगी है, मिथाइल। राइट। फिर एक और बात जो आपने गौर से अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, वो ये है कि मैंने इस पर्टिकुलर 7-मिथाइल जीटीपी के साथ एक चीज और लिखी है, 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार 7-मिथाइल जीटीपी। इसका क्या मतलब है कि मैंने इस न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए की कार्बन नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट एंड को, जो कि इसका स्टार्ट था, एक कैप पहना दी। 5 एंड पे एक कैप पहना दी। बात को गौर से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इस कैप को मैंने कार्बन नंबर 5 से जोड़ा है। राइट। तो इसके 5 एंड पर एक 5 एंड जुड़ा हुआ 7-मिथाइल जीटीपी अटैच हो जाता है, दैट इज प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम इट्स 5 एंड। और अगर मैं बात करूं इसके तीसरे वाले एंड की, मींस 3 एंड की, तो यहां पे ऐड होती है एक पॉली ए टेल। whenever we use a term poly A tail, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे एडिनिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं कॉन्टिन्यूसली। राइट। और ये जो मेरे पास कॉन्टिन्यूसली ऐड होने वाले पॉली ए टेल हैं, ये ऊपर क्या कहते हैं, कॉइल करके इसको उसकी टेल वाले एंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से ये फोल्ड होके अपर एंड से 7-मिथाइल जीटीपी कैप से और नीचे वाली साइड से पॉली ए टेल से क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है। अब इवन हमारे अपने क्या कहते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, वो भी इसको चॉप ऑफ नहीं कर सकते और ये बिल्कुल कंसील्ड फॉर्म में हमारी न्यूक्लियर पोर में से बाहर निकलेगा और फिर जाके कहाँ, हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास पहुंचते ही ये क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा और अटैच हो जाएगा विद ऑफ कोर्स ribosomal RNA of the ribosome. So this is the story, this is the all thing regarding the formation of different types of RNAs
and the procedures involved, and of course the modification involved, how we can convert a pre-RNA into the mature RNA, right? So that's it with this topic. I hope कि अगर हम इस प्रोसेस को जल्दी से वाइंड अप करना चाहें तो हम एक दफ़ा फिर से रिव्यू देते हैं और इस पर्पस के लिए हम बोर्ड 1 पे मूव करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ कि हम डीएनए की कॉपी कर सकते हैं, डीएनए के अंदर प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, लेकिन आज का हमारा टॉपिक का था ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें हमने क्या करना है, हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कॉपी करना है। डेफिनेटली हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, और अगर ये तीनों किस्म के मेरे पास क्या होंगे आरएनए, तो ही मैं बना सकता हूँ प्रोटीन। और अगर मैं प्रोटीन बनवाऊंगा तो जाहिर है लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन, बिकॉज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उस पर्पस के लिए मुझे चाहिए 3 किस्म के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। और इन तीनों किस्म के आरएनए का आपस में मिल के काम करना जरूरी है टू मेक द करेक्ट प्रोटीन्स, ठीक है। और इस पर्पस के लिए जब मैं आरएनए डीएनए से आरएनए बनवाना चाहता हूं तो हमारे साथ क्या होता है, इसके लिए हम वी हैव टू गो टू द सेकंड बोर्ड। तो क्या होता है मेरे साथ कि हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज 3 बार टू 5 बार, अदर वन इज कॉल्ड एज 5 बार टू 3 बार। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास सबसे पहले एंजाइम आएंगे जिससे कॉइल को खोल देंगे, इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे, तो ये वाला जो डीएनए था वो मॉलिक्यूल खुल जाएगा इस स्ट्रैंड में और इस स्ट्रैंड में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको हम इसलिए कॉपी करते हैं बिकॉज किसी कॉपी कॉन्टिन्यूस हो सकती है, और दूसरे को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बिकॉज कि इनफैक्ट मैसेंजर आरएनए के अंदर वही पैगाम होना चाहिए जो कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर है। तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड जैसा, एक्सेप्ट कि आपको याद है कि हमारे डीएनए में ए टी जी सी तीनों थी, लेकिन हमारे आरएनए में ए यू जी सी था। इसका मतलब है थाइमिन नहीं होता बल्कि यूरासिल होता है। तो अगर आप देखें तो आप लोगों के कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और आरएनए का सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है, एक्सेप्ट वन थिंग के टी की जगह पे यू लगा हुआ होता है। वंस वी हैव डन दिस थिंग तो वी हैव गॉट व्हाट द आरएनए, राइट। आई होप कि आपको इन सारी बातों के बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम आरएनए किस स्ट्रैंड का बनाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम देखेंगे कि बेसिकली ये सिंथेसिस होती कैसी है, तो उसके लिए मूव करना पड़ेगा लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस, तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास आरएनए 3 किस्म का हो सकता है, वन ऑफ देम इज राइबोसोमल आरएनए, द ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये तीनों के तीनों किस्म का आरएनए हमारे प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनता है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में 3 डिफरेंट किस्म के पॉलीमरेज 3 डिफरेंट किस्म के आरएनए बना रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 इज सिंथेसाइजिंग आरएनए राइबोसोमल आरएनए, and RNA polymerase 2 is going to make messenger RNA, and RNA polymerase 3 is going to make transfer RNA। ठीक है, ये कैसे करते हैं? डेफिनेटली बाय ऑफ कोर्स अनकॉइलिंग एंड ओपनिंग द डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए में हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की। टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 जो कैसे डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं फॉर एनी जीन, और उसका जो पहले वाला जोन है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन जोन, और दूसरा है जहाँ पे एक्चुअल जीन इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलांगेशन, और तीसरा के जहाँ पे हमने जीन के खात्मे का ऐलान किया दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन जोन। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशिएशन जोन को देखूंगा तो इस पर्टिकुलर जोन में कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होती हैं जो जिससे आके बाइंड होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि वो प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट कंजर्व्ड सीक्वेंसेस लाइक TTGACA और TATAAT, मैंने आपको बताया था टिप आप कैसे याद कर सकते हैं। इन सीक्वेंसेस को फाइंड करता है कि वो -10 -35 पे कहाँ लोकेट करें। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय -10 और व्हाट इज मेंट बाय -35, इन पे ये सीक्वेंसेस होती हैं, और इन सीक्वेंसेस को फाइंड करता है कौन आरएनए पॉलीमरेज, और चेक करता है कि सिग्मा रिमूव हो गया है कि नहीं। सिग्मा यहाँ पे इसलिए है कि वो करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ जीन देखे। वंस इट इज रिमूव तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है, इलोंगेट करता है, और इलोंगेट करते हुए कहाँ जाता है लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन के ऊपर, और फिर शुरू हो जाते हैं हमारे टर्मिनेशन सिग्नल्स। तो जो ही टर्मिनेशन सिग्नल्स आते हैं तो हमारे डीएनए के हमारे आरएनए की सिंथेसिस खत्म हो जाती है, और जाहिर है हमारा आरएनए उस ट्रांसक्रिप्शन बबल में से बाहर निकल आता है। फिर मैंने आपसे बात ये की थी कि जो हमारा प्रोकैरियोट है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आरएनए वैसे ही बाहर आ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमें इसके 5 एंड के ऊपर 7 मिथाइल जीटीपी कैप लगानी पड़ती है, और इसके एंड पर एक पॉली ए टेल लगानी पड़ती है। जब ये दोनों काम कर लेते हैं तो फिर जाहिर है ये वाला मैसेंजर आरएनए ये वाला मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा कि ये
हमारे न्यूक्लियर पोर में से बाहर निकलेगा और आके राइबोसोम के साथ आके बाइंड कर जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। सो दैट्स इट विद दिस थिंग। एक थिंक पॉइंट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए आपकी बुक में से -10 और -35 वाले सीक्वेंसेस लिख दिए हैं। आपका छोटा होमवर्क ये है कि आप यूकेरियोट में -25 और -75 पर पाए जाने वाले सीक्वेंसेस को खुद से याद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसी सलाहियत दे और आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें और अपना अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। डेफिनेटली मैं आपको कहने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़।